संबित पात्रा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा अलगाववादियों से कोई बातचीत नहीं होगी। 2 दिन पहले यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा था तो आपको जवाब देना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी पीडीपी से मुख्यमंत्री बनी महबूबा मुफ्ती दिल्ली में बैठ के कह गई थी कि अलगाववादियों से बातचीत करो। रोहित जी, आप गलत हैं। आप 2 दिन पहले के सीडी को निकालिए और देखिए मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था सरकार का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है। हमारे लिए स्टेक होल्डर वही है जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, और जो भी भारत के संविधान में विश्वास रखेगा हम उनसे बात करेंगे। आज सरकार ने बिल्कुल यही बात सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि दोज हु वांट टू टॉक विद इन द एम्बिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द इंडियन गवर्नमेंट विल ओब्लाइज देम। आप निकाल के वो सीडी देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता गलत नहीं बोलता। दूसरी बात, मैं आधे घंटे से सुन रहा हूँ, मुझे 10 सेकेंड जरा टाइम दे। 3 महत्वपूर्ण बिंदु में रखना चाहता हूँ। नंबर 1, बार बार ये वर्ड यूज़ होता है अंग्रेजी का कि एलियनेशन कर दिया। ये जो बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है। या सुशील पंडित जी बैठे हैं, मैं हर बार कहता हूँ अगर ये हकीकत होता तो कश्मीरी शबनम जी, मैंने आपको आधे घंटे, शबनम जी ये पत्थर फेंकना बंद करिए। आप एक पढ़ी लिखी महिला है, प्लीज बिहेव एज एजुकेटेड वुमन। आधे घंटे तक हमने आपको सुना। नहीं, हमारे आप 5.5-6 फुट के दाढ़ी वाले यू आर एजुकेटेड, बिहेव लाइक वन। आपको आधे घंटे तक सुना। आप लोगों में इतनी हिम्मत, हेलमेट को लात मार करके फेंक दें, वो बच्चे हो गए। नहीं, एक सेकंड सुशील जी, मुझे कष्ट और तकलीफ इस बात की है कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, मगर आधे घंटे तक आप लोगों को हम सुनते हैं, आप लोग सुन नहीं सकते हैं। इतना टॉलरेंस लेवल है आप लोगों का। बस ठीक है संबित पात्रा, यही कश्मीर है। संबित आप लोग दूसरों को सुन भी नहीं सकते। संबित पात्रा, पूरा कीजिए अपनी बात। नंबर वन, देखिए, अगर एलियनेशन के कारण ही पत्थर फेंक रहे होते तो फिर कश्मीरी पंडित तो माउंट एवरेस्ट फेंकना चाहिए, जो उनकी हालत की गई थी। जो इन कश्मीरी मुसलमानों ने, अभी कश्मीरों की मुसलमानों की बात कर रही थी ना शबनम जी, तो कश्मीरी मुसलमानों ने जो कश्मीरी पंडितों का किया था, तो कश्मीरी पंडितों को माउंट एवरेस्ट फेंकना चाहिए। मेरे उड़ीसा में भी गरीबी है, भुखमरी है, उनको भी पत्थर फेंकना चाहिए। मतलब पूरे भारत में पत्थर की बारिश होनी चाहिए। नंबर 1, यू प्रोटेस्ट साइलेंटली, यू प्रोटेस्ट साइलेंटली, यू प्रोटेस्ट साइलेंटली मैम। हाँ, वो प्रोटेस्ट करिए, मुंह पे चेपी लगा के प्रोटेस्ट करिए। आपकी आर्मी कहाँ थी जब वहाँ अलगाववादी आए? वो बदनाम हो रहे हैं। वो क्या कर रहे थे? आपकी आर्मी क्या पाकिस्तान की आर्मी है? वो नवाज शरीफ की आर्मी आपकी आर्मी है? नहीं, मेरी आर्मी नहीं, वो नवाज शरीफ की आर्मी आपकी आर्मी है। मेरी आर्मी तो ये आर्मी है। आप चले जाइए इस शो के बाद। ये रोहित, इनको एक टिकट भेजिए पाकिस्तान जाने का। इनको एक टिकट भेजिए पाकिस्तान जाने का। कहाँ थे? Where was the Indian Army? बड़ी आई नवाज शरीफ की आर्मी की सेनापति। नहीं, यू हियर मी आउट प्लीज। आप साइलेंटली प्रोटेस्ट करिए, मेरे बोलने के बाद आप प्रोटेस्ट करिएगा पूरी तरह। दूसरी बात, रोहित जी, ये बड़ा सीरियस इशू है। यहाँ सभी पॉलिटिकल पार्टी के मैडम राइट विंगर संबित, ये जनसंघी नहीं, आप देश छोड़ दो। आप देश छोड़ दो, ऐसे हम लोग को सुनना पड़ेगा। आप देश छोड़ दो। शबनम लोन, मैं क्या बोल रहा हूँ? शबनम लोन, आप अपना फैक्ट रखिएगा ना, इसके बाद आपको मौका मिलेगा। आप अपना फैक्ट रखिएगा। शबनम लोन को हिंदू राज चाहिए। शबनम लोन को सुन रहा था मैं, कंप्लीट। शबनम लोन, आपका नंबर आएगा, आप अपना फैक्ट रख लीजिएगा। देखिए, इतना तेज चिल्ला रही है, आपकी बत्ती बंद हो जा रही है। हाँ, वापस आ रहे हैं आपके पास शबनम लोन। संबित पात्रा, जल्दी पूरा कीजिए। हाँ, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं एक बात। यहां पर एक ऐसी जमात है हिंदुस्तान में, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो अमन की आशा ब्रिगेड वाले हो, और माफ करिएगा चाहे वो पत्रकार हो। कुछ पत्रकार तो बुरहान वानी को बोल रहे थे, बेचारा हेडमास्टर का बेटा को मार दिया रे, ये बेचारा इतने अच्छे परिवार का था। तो इस प्रकार का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश भारत में की गई है, और सरकार ने बिल्कुल सही कहा। आप संविधान पे विश्वास करो भैया, हम आपके पीछे खड़े हैं ढाल बन के। आप संविधान पे विश्वास नहीं करोगे तो फिर पेलेट गन तो खाना पड़ेगा। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस के नुमाइंदे भी बैठे हैं। यहाँ हो क्या रहा है, अगर हम पेलेट गन मारते हैं तो अगले दिन जाके ये पार्लियामेंट में कहते हैं पेलेट गन क्यों मारा, आपको तो इंसानियत करना है। और खुदा न खास्ता, जिस दिन, हम कभी नहीं चाहते हैं कि एक भी जवान मारा जाए, जिस दिन एक जवान हमारा शहादत को प्राप्त होता है तो ये आके टीवी डिबेट में कहते हैं पेलेट गन क्यों नहीं मारा, पूरा तोप चला देना चाहिए था, हमारे जवान मर जा रहे हैं। अरे चित भी मेरी पट भी मेरी,
पैलेट गन चलेगा और पैलेट गन के ऊपर भी कुछ चलेगा अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होगा। रोहित जी, बहुत हो गया, ये लारे लप्पे बहुत हो गए। बोलिए अभय दुबे, बोलिए। रोहित जी बोलिए। देखिए, कुछ गंभीर प्रश्न हैं जिनका आज जिन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें संबित पात्रा जी ने कही। अरे बुरहान वानी को भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, निर्मल सिंह ने, कि वो तो एक एक्सीडेंट था। मुझे बताइए, क्या आपने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखा महबूबा मुफ्ती के साथ, उसमें नहीं कहा कि आर्टिकल 370 को बरकरार रखेंगे? आपने उसमें नहीं कहा कि हम हुर्रियत से बातचीत करेंगे? अब आप अपना स्टैंड बदलते हैं। देखिए, ऐतिहासिक तथ्यों को जान लीजिए। मैंने इसलिए कहा कि 5 मार्च 1948 को जब राजा हरि सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर का संविधान अलग होगा, तब भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट के मंत्री थे। जब 15-16 मई 1949 को वल्लभ भाई पटेल जी के घर आर्टिकल 370 निगोशिएट किया जा रहा था, तब भी वो उप मुख्यमंत्री थे। सुन लीजिए सुशील पंडित जी, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला। ये जो परिस्थितियां थी जम्मू कश्मीर और सिक्किम के साथ एक जैसी थी। सिक्किम में भी चोगियाल डायनेस्टी नहीं चाहती थी, आपने किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैं बताता हूं कि उनकी डिमांड क्या है। वो कहते हैं 53 के पहले का जम्मू कश्मीर हमको दे दीजिए, क्योंकि ये जो सारी हमने जो बताया कि 94 सेंट्रलिस्ट की एंट्री वहां पर एक्सेस हमने कर दिया, उसको लेकर के, गवर्नर को लेकर के आर्टिकल 3, यही तो उन लोगों की डिमांड है। लेकिन हम क्लोजर इंटीग्रेशन पर काम कर रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति वहां करने का काम कर रहे हैं। अगर आप शांति चाहते हैं तो कम से कम अपने गृह मंत्री के कमिटमेंट को तो यहां रिफ्लेक्ट कीजिए। कहिए तो सही कि वो जो 7 सदस्यीय कमेटी बनी थी जिसने कहा कि एक सेकंड, मैं एक चीज अभय दुबे आपसे पूछना चाहता हूं। आप बड़े अच्छे से बता रहे हैं, तो इस चीज को भी थोड़ा अच्छे से मुझे लगता है आप एक्सप्लेन करेंगे। जवाहरलाल नेहरू थे, आप पीठ थपथपाते हैं कि उन्होंने शेख अब्दुल्ला को उठा के जेल में डाल दिया था, ठीक है, देशद्रोह के आरोप में। आप ही लोग कहते हैं ना कि हम ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। बड़ा शानदार काम किया आपने। लेकिन ये बताइए कि जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी घूमती है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, ये तथ्य आप लोगों से क्यों छुपाते हैं? शेख अब्दुल्ला को बाहर किसने निकाला फिर जेल से, ये तथ्य आप लोगों से क्यों छुपाते हैं? शेख अब्दुल्ला के साथ सांठगांठ करके जम्मू कश्मीर में अपनी पैठ बनाने के लिए कांग्रेस ने क्या क्या रास्ते अख्तियार किए, ये तथ्य आप लोगों से क्यों छुपाते हैं? सर ये भी बताया कीजिए ना कि वहां हमारा खड़ा होना मुश्किल था क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को समर्थन था, कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा था, इसलिए हमने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस बना के उसकी आड़ लेना शुरू किया। और 2 तथ्य देखिए रोहित जी, बताइए ना अभय जी। इतिहास के जो हाँ सुन लीजिए, इतिहास की जो परिस्थितियां रोहित जी होती है ना, वो हमेशा सबक लेने तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में नहीं होती हैं, जो आपके बारे में हो जाती हैं। सुन लीजिए, क्यों नहीं सुन लीजिए, 1 मिनट प्लीज, मेरा वक्तव्य तो सुन लीजिए। 1940 में लाहौर के प्रस्ताव में पाकिस्तान का प्रस्ताव किसने पढ़ा था जानते हैं? वो पढ़ा था फजलुल हक ने। जब 41-42 में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी आदमी के साथ सरकार बनाई जिसने अलग पाकिस्तान का रिजोल्यूशन पास किया था लाहौर के प्रस्ताव में। लेकिन और फिर उन्होंने जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था उसका विरोध किया। लेकिन ये ऐतिहासिक देने का मौका मेरा सवाल बिल्कुल नहीं, फजलुल हक के साथ सरकार मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे। मेरा सवाल जज्बा तस रह गया, मेरा सवाल मुस्लिम लीग के साथ थे। आपको फिर साहब मेरा सवाल जज्बा तस रह गया। ऐसी क्या नौबत आ गई थी अभय जी? ये प्रस्ताव फजलुल हक ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अभय जी, रोहित जी सुन लीजिए, अभय दुबे जी, मैं नहीं मानता। मेरा सवाल जज्बा तस रह गया, आप उसका जवाब देने के बजाय पेज नंबर 79 की बजाय पेज नंबर 309 पे चले गए इतिहास की किताब के। सर मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था, कांग्रेस पार्टी ने अगर शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला था कश्मीर की आजादी मांगने की वजह से, तो ऐसी क्या आफत आ गई थी कि उनके बेटे को, उनके पोते को कांग्रेस पार्टी अपने कंधे पे बिठा के सीएम बनाती रही? ऐसी क्या आफत आ गई थी कि कांग्रेस पार्टी ये भूल गई कि ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है? बिल्कुल। और ऐसी क्या आफत आ गई थी कि चिदंबरम को यह कहना पड़ा कि अफजल गुरु को फांसी देना गलत था? अरे सुन लीजिए पंडित जी, आपके गृह मंत्री चिदंबरम कहते हैं कि अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए। हिसाब मांगते हैं। जब उन्होंने आपसे प्रश्न किया तो आप कहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा क्या, फिर उनसे कैसे आप जवाब मांगते हैं? सुन लीजिए ना, अगर आपने मुझसे अपेक्षा की है, अगर फारूक अब्दुल्ला
और उमर अब्दुल्ला का कमिटमेंट हिंदुस्तान के प्रति, और वो मानते हैं कि भारत का अविभाज्य अंग कश्मीर है, तो वो हम साथ हैं। मैंने पहले भी आपकी डिबेट आपने फारूक अब्दुल्ला के बयान नहीं सुने क्या? आपने फारूक अब्दुल्ला के बयान नहीं सुने क्या, जो कहते हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं? किसकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं वो? अबे जी बताइए किसकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं वो पत्थर फेंकने वाले? बोलिए किसकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं? क्या हिंदुस्तान गुलाम है? क्या कश्मीर गुलाम है? बिल्कुल। देखिए ये बच्चों को लड़ाने, बच्चों को जो आपने कहा उमर अब्दुल्ला की इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं उठाए जा सकते, वो कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग मानते हैं। आपने कहा अभी मैं उनके पिता का स्टेटमेंट बता रहा हूं, उन्होंने कहा जो पत्थर फेंक रहे हैं वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं। किसकी आजादी के लिए? हिंदुस्तान गुलाम है क्या? रोहित जी, मैंने आपको उसके पहले खुद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर का एक्सेशन हुआ है, मर्जर नहीं हुआ है। उसका क्या मतलब हुआ? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हो, वो सब कश्मीर में अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। ये जब तक वो बंद नहीं करेंगे तब तक वहां अलगाव समाप्त नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी उस डिबेट में उस वक्तव्य का विरोध, ये बड़ा लेम एक्सक्यूज है। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। आपने शुरुआत की थी तो इस बात से शुरू की थी कि राजनीतिक पार्टियों को अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को किनारे रख के बात करना चाहिए कश्मीर के मामले पे। सादिक साहब हमारे साथ आगे फोन लाइन पर हैं और हमने उस वक्त बार एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेशन के वक्तव्यों का विरोध किया था। आज भी करते हैं। आप वेट कर रहे थे बहुत देर से कि जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन से कोई क्यों नहीं आया। सादिक साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सादिक साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग पत्थरबाजी रोकने की गारंटी ले लीजिए, हम पैलेट गन रोकने की गारंटी ले लेंगे, तो रुकवा रहे हैं क्या पत्थरबाजी आप लोग? देखिए पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए जितने भी पैनलिस्ट हैं एक भी आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं था। आप फैक्ट्स डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, सही फैक्ट्स पर नहीं बोल रहे। सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या? आप कर दीजिए सर। ठीक, जी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन, उसमें पिटिशनर है, बार एसोसिएशन की तरफ से SLP फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, हमने वो जो पिटिशन फाइल की है उसमें हमने कहा बैनिंग ऑफ पैलेट गन बिकॉज इट्स ए लीथल वेपन, और वी अप्रिशिएट सुप्रीम कोर्ट ने सुना हमें। वी हैव, जो हमारे पास आज जितने भी विक्टिम्स के फोटोग्राफ्स है वो हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए। सुप्रीम कोर्ट ने उन फोटोग्राफ्स को देखा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाउ बार कैन प्ले एन इफेक्टिव रोल, कम विद अ रोड मैप, कम विद अ सजेशन। बार ने उनको ये कहा है कि हम सारे स्टेक होल्डर से अनकंडीशनल डायलॉग स्टार्ट होना चाहिए और जितने भी स्टेक होल्डर से सबसे बात करनी होगी, तब ये मामला ठीक हो सकता है। ये एक पॉलिटिकल इशू है, 70 साल से ये इशू पड़ा है। ये तो एंगर है अभी सड़कों पे, बच्चे बाहर आ रहे हैं, ये ऐसे रोकेगा नहीं। सर जी सवाल वहीं का वहीं है। कोर्ट ने आपसे नहीं कहा कि आप पत्थरबाजी रोकने की गारंटी ले लो फिर पैलेट गन पे बात करेंगे? कोर्ट ने आपसे नहीं पूछा कि आप क्यों आए हो, आपको पत्थर लगे क्या, आप पीड़ित हो क्या, या आपको पैलेट गन लगी है क्या? कोर्ट ने हमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये बोला कि आप हमें बोले आप पत्थरबाजी रोक सकते हैं, आप इसमें क्या मदद कर सकते हैं कि नॉर्मल स्कूल बाकी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुल जाएं जो अभी बंद पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर यही तो मैं पूछ रहा हूं आज जो हालत है कश्मीर में, पूरे आपके सोशल नेटवर्क बंद है, आपका इंटरनेट बंद है, ब्लॉक्ड है, जो वहाँ हाल है वॉर लाइक सिचुएशन है वहाँ। हमने सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा कहा। बशीर साहब यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप रुकवा रहे हैं पत्थरबाजी के? नहीं, अब देखिए हमने बोला हम सबको रिप्रेजेंट करें, विल परस्यू एंड विल गो टू द पीपल, विल टॉक। आप सबको रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन आप पत्थरबाजी, आप पैलेट गन रोकने के लिए कोर्ट चले जाते हैं। सर आप पत्थरबाजी रोकने के लिए कोर्ट क्यों नहीं गए कभी? पैलेट गन रोकने के लिए क्यों गए? सॉरी प्लीज कम अगेन, आई कैन नॉट हियर यू, प्लीज कम अगेन। सर मेरा सवाल यह है, आप पैलेट गन रोकने के लिए कोर्ट गए, आप पत्थरबाजी रोकने के लिए कोर्ट क्यों नहीं गए कभी? आपने कोर्ट से जाके ये क्यों नहीं कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्लीज ये पत्थरबाजी रुकवाइए? पेंटिंग जो है वो एक रिएक्शन है। देखिए आपके वहां लोगों में एंगर है। सर आपने कोर्ट को बताया कि कब ऐसा वाकया हुआ जब पैलेट गन पहले चला और पत्थर बाद में आए? आपने बताया कोर्ट को कि कब ऐसा वाकया हुआ जब पैलेट गन पहले चली और पत्थर बाद में चला? जवाब में पैलेट गन खाली पूरे कश्मीर में इस्तेमाल क्यों हो गया? सर पैलेट गन पत्थरबाजी के जवाब में इस्तेमाल हुई। आप ये झूठ बोल के नहीं बात को घुमा सकेंगे। देखिए आपके पूरे हिंदुस्तान में आपके यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन की जगह नहीं। सर मुझे ये बताइए ना, जंतर मंतर पे लोग पेट्रोल बम फेंकते हैं क्या पुलिस के ऊपर आके? जंतर मंतर पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, पत्थर फेंकते हैं क्या आके?
जंतर मंतर पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, पाकिस्तान का झंडा लाते हैं क्या? जंतर मंतर पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आईएसआईएस के पक्ष में नारे लगाते हैं क्या? देखिए पात्रा साहब वहां बैठे हैं, अमित शाह साहब ने भी कहा हमें डायलॉग करना है, सबके साथ डायलॉग करना है, ये एक रिएक्शन है, इशू है। आप कोर्ट में थे, आपने नहीं सुना सरकार ने क्या कहा? किससे डायलॉग करेंगे? मैं बोल देता हूं अध्यक्ष जी ने क्या बोला था। ना मैं बोल देता हूं अध्यक्ष जी ने क्या बोला था। बताइए संबित पात्रा। पूरा बात मत बताइए, मैं पूरा बताता हूं अध्यक्ष जी ने क्या कहा। 2001 हाँ बिल्कुल, देखिए अध्यक्ष जी ने कल जो इंटरव्यू दिया है उसमें सुन लीजिए सादिक साहब, आपने एक गलत फैक्ट रखा है हमारे नेशनल प्रेसिडेंट के बारे में, उसको पहले ठीक करिए। नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय अमित शाह जी से पूछा गया कि किस प्रकार से कश्मीर की परिस्थिति ठीक होगी, क्या आप बातचीत करेंगे या आप केवल पैलेट गन चलाएंगे? सर सुनिए, पहले सुन लीजिए, रोहित जी इनको कहिए, सुन लेंगे। रोहित जी सुन रहे हैं सर, बोलिए ना। सुन लेंगे मुझे जरा, सुन रहे हैं, बोलिए। तो अध्यक्ष जी ने कहा, तो अमित जी ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर पत्थर फेंका जाएगा, अगर सामने से किसी प्रकार का हथियार लेके कोई आएगा तो स्वाभाविक है कि इंडिया की आर्मी भी रिटेलिएट उसी हिसाब से करेगी, अर्थात इंडिया की आर्मी भी पैलेट गन से रिटेलिएट करेगी। मगर जो लोग संविधान पे विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि बातचीत, संविधान के दायरे में बातचीत होकर शांति होगी, वह भी होगा। मल्टीपल स्ट्रेटजीज होंगी, मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी होगा शांति के लिए। तो आप बताइए, ये पत्थरबाज को बोलिए ये पत्थर नीचे फेंक दे, आराम से शांति से बात करने आए, हम बात करेंगे। आपका जो एक एरोगेंट एटीट्यूड है, आप बोलते हैं बशीर सादिक, पिटीशन की, इसको बशीर सादिक, वहां पंडिता साहब बैठे, इसको बशीर सादिक, इसकी लाइसेंस कैंसिल करो। एरोगेंस एटीट्यूड आपका तो टेररिज्म का एटीट्यूड है। एक सेकंड, बशीर सादिक, पत्थरबाजी रुकवा सकते हैं कि नहीं आप? बशीर सादिक, आप पत्थरबाजों की पैरवी के लिए कोर्ट गए हैं, अपने क्लाइंट से कह के पत्थरबाजी बंद करवा सकते हैं कि नहीं? देखिए जो आपका जो एटीट्यूड है, आपने 5,000 अभी 5 लाख कार्ट्रिजेस और भेजे, आप क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। सर मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, आप अपने क्लाइंट्स को बोल के पत्थरबाजी रुकवा सकते हैं कि नहीं? पात्रा साहब बैठे हैं, मैं सर पात्रा साहब को मैं उठा देता हूं, आप मुझे ये बताइए, आप अपने क्लाइंट्स को बोल के पत्थरबाजी रुकवा सकते हैं या नहीं? बस आप हमें बोल रहे हैं कि कुयुम साहब पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, इसको अरेस्ट करो, लाइसेंस कैंसिल करो। सर बशीर सादिक, कोई कुछ नहीं कह रहा है, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आप पत्थरबाजों की पैरवी कर रहे हैं अदालत में खड़े होके, आप अपने क्लाइंट को बोल के पत्थर फेंकना बंद करवा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के, आप अपने क्लाइंट्स को बोल के पत्थर फेंकना बंद करवा सकते हैं या नहीं? के लिए मैं इज्जत है, हम सुप्रीम कोर्ट गए, वी बिलीव इन दैट इंस्टीट्यूशन, हम गए सर फॉर बैनिंग द पैलेट गन। बशीर सादिक, पत्थरबाजी रुकवा सकते हैं कि नहीं? इसको कोई साहब को अरेस्ट करो, बशीर सादिक, कैंसिल करो। बशीर सादिक, पत्थरबाजी रुकवा सकते हैं कि नहीं? आप करो, लोगों से जो स्टेक होल्डर्स है उनसे बात करो, जो एंगर है लोगों में वो वकालत आप कर रहे हैं उनकी, बात कोई और करेगा, आप बात क्यों नहीं करते? आप पैरवी कर रहे हैं उनकी, आप बात क्यों नहीं करते? किनसे बात? जिनके पैरवी करने के लिए आप गए हैं कि इन पत्थरबाजों के ऊपर आप पैलेट गन मत चलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक रोल दिया आज, सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि आप एज बार स्टेशन उनसे बात कीजिए, कम टू अस अगेन ऑन 9, विल कम अगेन टू 9 to the Supreme Court, we'll see. आप गारंटी लेते हैं, आप गारंटी लेते हैं 9 तारीख को जब आप दोबारा आएंगे तब तक पत्थरबाजी नहीं होगी बीच में? आप बात कर रहे होंगे क्योंकि उनसे, मैं कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं सर, कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। हर आदमी ठेकेदारी लेके बैठ जाता है, हर आदमी ठेकेदारी लेके अदालत पहुंच जाता है, हर आदमी ठेकेदारी लेके टीवी पे डिबेट करने लगता है, लेकिन ये कहता है मैं कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके साथ बातचीत भी कर रही है सरकार, जो रिप्रेजेंट नहीं करते केवल वही ठेकेदारी कर रहे हैं और उन्हीं से बातचीत नहीं हो रही है, वही पत्थर फेंकवा रहे हैं। Is it a sin to approach Supreme Court? Is it a sin? सर मेरा सवाल बड़ा सीधा है, मैंने कहा 9 तारीख को आपको दोबारा बुलाया है, आपने खुद बताया 9 तारीख तक आप गारंटी देते हैं बीच में पत्थर नहीं चलेंगे? आप क्योंकि बात कर रहे होंगे उनसे, मैंने बोला हाउ कैन आई गिव अ गारंटी? ठीक है सर, हो गई खत्म बात, थैंक यू, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। आप भी कहते हैं मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आप पैरवी करते हैं अदालत में। शबनम लोन भी कहती है मैं गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन वो पैरवी करती हैं अदालत में भी, टीवी डिबेट्स में भी जाके। इससे साफ समझ में आता है कि हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और। समय खत्म हो गया शबनम लोन, फिर भी आप कट गई थी, 40 सेकंड आपके पास है, आप लास्ट कमेंट बोल सकती हैं अपना। आपके कहने पे हमने उनको फोन पे लिया, जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन को, कानून के दायरे में। देखिए ये कानून के दायरे में आएगी, लेकिन ये जो ये अनकंडीशनल डायलॉग इन्होंने कहा है बार एसोसिएशन ने, आप
हुर्रियत और बाकी लोगों से पूछ लीजिए, क्या कश्मीर बार एसोसिएशन ने हुर्रियत से इजाजत ली है ये कहने की यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कि हम अनकंडीशनल डायलॉग पे जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ लीगल मैटर। तो बार एसोसिएशन हुर्रियत का हिस्सा है क्या? अनकंडीशनल डायलॉग बार एसोसिएशन हुर्रियत से इजाजत लेगी क्या? बिल्कुल हुर्रियत का। पत्थरबाजों की पैरवी करने से पहले आपको लगता है महबूबा मुफ्ती भी हुर्रियत से इजाजत लेगी शपथ लेने से पहले? आप पत्थरबाजों की पैरवी करने से पहले पत्थरबाजों की इजाजत लेके आती है क्या? आप पत्थरबाजों की पैरवी करती हैं, उनसे पूछ के आती है क्या इजाजत लेके पैरवी करने की? मैं किसी की मैं पत्थरबाजों की पैरवी नहीं करती हूँ, मैं इंसाफ की पैरवी करती हूँ। निंदा कीजिए पत्थरबाजों की, फिर आज पैरवी करती हूँ। आप कीजिए निंदा पत्थरबाजों की, आप कहिए कि यही लोग हैं, आप बोलिए कि ये पत्थर फेंकने वाले हैं जिनकी वजह से कश्मीर में अमन नहीं आ रहा। बोलिए ना कि पत्थर फेंकने वालों की वजह से ही कश्मीर में अमन नहीं आ पा रहा, बोलिए इस बात को। वहाँ सख्त नाइंसाफी हुई है, वहाँ पे जुल्म हुआ है, हाँ। वहाँ पे नाइंसाफी हुई है, वहाँ पे आप फिर कवर फायर देने लग गई। वहाँ पे उन ठीक है शबनम जी, लोगों से आप दीजिए कवर फायर, आप दीजिए पत्थर फेंकने वालों को कवर फायर, जैसे पाकिस्तान की फौज देती है आतंकवादियों के पक्ष में कवर फायर, ताकि हिंदुस्तान की सेना का ध्यान ना जाए उनपे। आप लोग भी दीजिए कवर फायर इन पत्थरबाजों को। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त स्टैंड लिया है, उसके बाद लगता नहीं कि बहुत दिन ये चल पाएगा, खासतौर पे लगता नहीं कि बहुत दिन ये चल पाएगा। संबित पात्रा, समय खत्म हो गया है, हालांकि मैं कमेंट लेना चाहता था, 30 सेकंड आपके पास है, लास्ट कमेंट। ऐसी परिस्थिति में आप गारंटी दे सकते हैं देखिए मैं हालात सामान्य लाने की, 370 हटाने की, जो वादे आप करके आए हैं सरकार में? बिल्कुल। देखिए पहले तो एक बात आप कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन को बता दीजिए कि 370 तो अंबेडकर जी भी लिखने को तैयार नहीं थे, इसलिए अंबेडकर जी ने भी 370 नहीं लिखा, वो आउटसोर्स किया नेहरू जी ने। 370 केवल नेहरू के जिद के कारण आया था। दूसरी बात में हाँ, कश्मीर को ठीक करने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी ही ले सकती है, कोई और ढुलमुल रवैया रखने वाली पार्टी ले नहीं सकती है। और मैं आज आपके चैनल पे बोलता हूं, कश्मीर की स्थिति हम ही ठीक करेंगे, इसको गांठ बांध लीजिए, और किस प्रकार से ठीक करना है इसकी नीति भी हम ही बनाएंगे। देखिए रोहित जी, 70 साल से एक प्रॉब्लम था, मैं हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन करूंगा और जनता से भी कहूंगा कि देखिए ईमानदारी से बता रहा हूं, सुनिए रोहित जी, मैं दिल से, मैं जानता हूं अपनी पार्टी को और अपने नेता को जानता हूं, तभी बता रहा हूं कि 70 साल से एक प्रॉब्लम था, हम जानते हैं कि ठीक होना चाहिए, अगर अभी ठीक नहीं हुआ है इंतजार करिए, यही मोदी जी उसे ठीक करेंगे। इतना विश्वास व्यक्तिगत रूप से मुझे है और देश की जनता को भी है। जो काम नेहरू करके गए हैं बिगाड़ के, उसे मोदी जैसा व्यक्ति ही इंतजार आप करिए, क्योंकि देश की जनता आप जानते हैं बहुत ज्यादा समय देती नहीं है, और जब समय देती है उतने समय में काम ना हो तो फिर वो समय वापस भी ले लेती है। उसके पास वोट का अधिकार है, वोट का हथियार है। मुझे लगता है आप लोग राजनीति में जो है वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।